साथ होंगे। हमने डाइन्यूक्लियोटाइड तक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है। उसकी अच्छे से हमने कंपोजिशन देख ली थी और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि मोनोन्यूक्लियोटाइड एटीपी कैसे मतलब क्रिएट करती है और कैसे बनती है, उसके साथ 3 फॉस्फेट लग जाते हैं। उसके बाद हमने डाइन्यूक्लियोटाइड भी देख लिया था। अब हम ये देखते हैं कि जो डीएनए और आरएनए की चेन बनी हुई होती है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की। जाहिर सी बात है, हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो एक न्यूक्लियोटाइड ही तो है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनेंगे तो आगे वो जो है एक बिल्कुल लंबी लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे। तो ये किस बॉन्ड के जरिए होता है? इनके बीच में ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जो ये मतलब ऐसी बैकबोन बनवाता है डीएनए और आरएनए की? तो वो बॉन्ड हमारे पास कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर एक पॉइंट लिखा है 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक इन डीएनए और आरएनए बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें ये जो एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है मैंने और नीचे ही मैंने ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होंगे और नीचे बहुत सारे ऐसे ही, जैसे ये 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक होंगे ऐसे ही नीचे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे और एक बिल्कुल लॉन्ग चेन बनती जाएगी डीएनए या फिर आरएनए की। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। जब 2 मोनोमर आपस में कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं कि हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें लगी हुई होती हैं। एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने 5 कार्बन की मॉलिक्यूल बनाया है ये क्या शुगर है? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इनमें 5 कार्बन लगे हुए हैं। ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है। इसके फर्स्ट कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस लगती है, वो कोई सी भी हो सकती है, और इसके हमेशा 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को ऐसे ऐसे समझते हुए बॉन्ड बनाना सीख लेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन है form when exactly 2 hydroxyl group, one in a phosphoric acid, react with the other hydroxyl group of sugar forming ester bond। इसमें ये कह रहा है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब एग्जैक्टली 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बात हो रही है। अब हम इनमें 2 न्यूक्लियोटाइड में ढूंढते हैं कि 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप कौन से की बात कराई है। एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप पहले न्यूक्लियोटाइड का वो कहाँ पर लगा हुआ है? शुगर के तीसरे कार्बन पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्साइल ग्रुप शुगर का तीसरे कार्बन पे जो लगा है ये रिएक्ट करेगा नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के पास। अब 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, 1 इन फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड में है। नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हैं कि शुगर है, इसके 5th कार्बन पे आपने फॉस्फोरिक एसिड लगाया है, फॉस्फेट लगाया है, उसके पास एक OH ग्रुप है। ये वाला OH ऊपर वाले के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट विद द अदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ शुगर। जो शुगर के पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, फॉस्फेट वाला हाइड्रोक्साइल एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर वाले हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिपीट करा के ये दोनों एक बॉन्ड के जरिए, जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, उसके जरिए लिंक हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे
फॉर्मेशन थी। इसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, 3 कार्बन और शुगर इज लिंक्ड विद द 5th कार्बन और शुगर हैविंग फॉस्फेट। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा, जो पहली शुगर है, ठीक है, उसका जो तीसरा कार्बन है वो लिंक होगा दूसरी शुगर के पास, दूसरी शुगर के 5th कार्बन पे जिसके पास फॉस्फेट लगा हुआ है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी शुगर है, ये एक शुगर है, ये दूसरा शुगर है, ये इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस पे फॉस्फेट लगे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पहली शुगर है, मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड की शुगर है, उसका 3 कार्बन अटैच होगा किसके साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के फॉस्फेट ग्रुप के साथ और एक बॉन्ड बनाएगा। और वो फॉस्फेट किस पे लगा है, हम जानते हैं 5th कार्बन पे लगा है, 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे लगा है। तो 3 कार्बन 5th कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा। 5th कार्बन कौन सा है, जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप हो, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए और डीएनए उनकी बैकबोन होगी। जब तक ये नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेंगे। जब न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेंगे तो बिल्कुल एक लंबी लॉन्ग चेन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ना डीएनए की फॉर्मेशन हो पाएगी और ना ही आरएनए की फॉर्मेशन हो पाएगी। तो डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी है कि ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने। अब इसके बाद नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड लग जाएगा ऐसे, और वो क्या करेगा, इस 3 कार्बन पे OH लगा हुआ होगा, वो नीचे फॉस्फेट को OH के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेगा इसी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, जो हमने बिल्कुल इजी मेथड में देख ली कि कैसे होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन है, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिएक्ट करेंगे, वाटर लिबरेट होगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, एक 3 कार्बन एक शुगर का दूसरे शुगर की 5th कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आप अपनी बुक में देख सकते हैं आसानी के साथ कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होते हैं, वो बहुत सारे ज्वाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन अपनी रखते हैं डीएनए तक, इसके बाद हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि डीएनए जो है परफॉर्म करता है एज अ हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट क्या होता है कि जो हेरिडिटी वो चीज़ होती है जो पेरेंट्स है अपने उनके बच्चों में ट्रांसफर, जैसे कि अगर किसी की अम्मी का आई कलर जो है ब्लू है और बच्चे का भी ब्लू कलर है, तो क्या है, ये हेरिडिटरी चीज़ है कि वो चीज़ जो आई कलर है वो माँ से उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, ये जो है ये रोल कौन प्ले करता है, डीएनए प्ले करता है, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो फेमस मॉडल है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने हमें बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। 1953 में इन्होंने एक मॉडल डिस्कस किया था। 1953 में ये 2 साइंटिस्ट हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिसने एक डीएनए का एक मॉडल डिस्कस किया था, हमें स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का, और उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर लिखते हुए अच्छे से डिस्कस करते जाते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखते जाते हैं। पहला पॉइंट जो कि वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में डिस्कस किया था वो ये था कि द डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम देखते हैं हेलिक्स क्या होता है। हमारे पास जो इस टाइप की स्पाइरल फॉर्मेशन होती है हम इसे क्या कहते हैं, हेलिक्स। तो यहाँ पर लिखा है डबल हेलिक्स, तो मतलब कि इस तरह का 2 हेलिक्स होंगे एक सीढ़ी की तरह, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या हम नाम देंगे, डीएनए। डीएनए क्या कैसे स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स हो गया और ये दूसरा हेलिक्स हो गया, मतलब 2 हेलिक्स है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब आगे लिखा है मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़े, न्यूक्लियोटाइड में 2 चीज़ें, हम न्यूक्लियोटाइड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सब इस एक न्यूक्लियोटाइड को आप ले लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में जानते हैं 3 चीज़ें होती हैं, एक तो शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है, हमें
पता है कि शुगर तो 5 कार्बन वाली रहेगी, ठीक है। राइबोज और पेंटोज और फॉस्फेट यहाँ पर ये जो लगा है ये भी कांस्टेंट रहेगा, 5th कार्बन पे लगेगा शुगर के, ठीक है। लेकिन जो चीज वेरिएबल होगी न्यूक्लियोटाइड में कौन सी होगी, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये वेरिएबल होगी। हमने ये पढ़ ली। हमारे पास ये कितने टाइप की थी, 4 टाइप की थी, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, ठीक है। हमने पढ़ा ना प्यूरिन और पायरिमिडाइन थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन बेस आती थी, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन और एक यूरेसिल थी। अब इसमें से जो हमारे पास एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थायमाइन थी ये डीएनए में थी, और थायमाइन की जगह जो यूरेसिल थी वो किस में मिलती थी, हमें आरएनए में मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कैसे बनते हैं, ये जो वेरिएबल ग्रुप है नाइट्रोजनस बेस इसकी वजह से बनते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर कहीं पे एडेनाइन लग जाएगी, थायमाइन लग जाएगी, साइटोसाइन लग जाएगी, ग्वानाइन लग जाएगी, ऐसे ये लगती जाती हैं और हमारे पास 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये वेरी करता है, कहीं पे हमेशा जो है एडेनाइन के साथ हमें पता है थायमाइन ही अटैच होगी और ग्वानाइन के साथ हमेशा साइटोसाइन ही अटैच होगी। पता है कि हमारे पास ये 4 टाइप की बेस होती हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन और एक यूरेसिल भी होती है। लेकिन ये जो ऊपर की 4 हैं ये हमें किस में मिलती हैं, डीएनए में मिलती है, और ये हमारे पास आरएनए में मिलती है थायमाइन की जगह पे, हमें ये बात अच्छे से पता है। और अब हम ये बात भी जानते हैं कि हमेशा एडेनाइन जो है, ये बात अभी के लिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर जब डीएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको आगे समझाऊंगी तो ये आपका अच्छे से समझ आएगा। एडेनाइन के साथ हमेशा जो है 2 बॉन्ड बना के थायमाइन ही अटैच होगी, ग्वानाइन के साथ हमेशा आगे 2 बॉन्ड बना के साइटोसाइन अटैच होगी, फिर इधर साइटोसाइन है तो इसके साथ 3 बॉन्ड बना के हमेशा ग्वानाइन ही अटैच होगी। ग्वानाइन और साइटोसाइन में हमेशा 3 बॉन्ड होंगे और ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही अटैच होंगी, जैसे 2 दोस्त जो होती है ना वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती, इसी तरह से ग्वानाइन और साइटोसाइन भी 2 दोस्त हैं और ये इन्होंने वादा किया हुआ है कि हम हमेशा 3 बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना हमारे पास एडेनाइन आएगा, ग्वानाइन आएगा, ना हमारे पास एडेनाइन आएगा, थायमाइन, ना यूरेसिल आएगा हमारे बीच में। इसी तरह से एडेनाइन और थायमाइन ने भी वादा किया है कि हम हमेशा डबल बॉन्ड बना के साथ रहेंगे। इसी तरह इधर भी थायमाइन है तो इधर डबल बॉन्ड बना के एडेनाइन आके रहेगा। अब थायमाइन की जगह, ये तो डीएनए की बात थी, थायमाइन की जगह आरएनए में क्या आता है, यूरेसिल आता है, जो कि किसके साथ डबल बॉन्ड बना के एडेनाइन के साथ रहता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है सिर्फ। अब यहाँ पर एक और बात है नोट करने की, वो ये है कि ग्वानाइन जो है इसके पास 2 रिंग होती हैं और एडेनाइन के पास भी क्या होती है, 2 रिंग होती हैं। डी लिखा है मतलब कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और थायमाइन और साइटोसिन क्या है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अभी के लिए आप सिर्फ ये बात याद रखें, अभी मैं उधर जब स्ट्रक्चर समझाऊंगी डीएनए का तो मैं आपको बताऊंगी ये सब चीजें कैसे होती हैं। अभी के लिए ये बेसिक चीजें आप याद रखें कि एडेनाइन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बना के थायमाइन ही रहेगी, ग्वानाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के साइटोसाइन रहेगी, और ग्वानाइन और एडेनाइन जो है डबल रिंग होती हैं, जबकि थायमाइन और साइटोसाइन सिंगल रिंग होती है, एक रिंग होती है जिसमें, ठीक है। इसके बाद हम अपना दूसरा डीएनए का पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो था डीएनए में वाटसन और क्रिक ने जो डिस्कस किया वो ये था कि दोनों हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये ऐसे हमने बोला कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये एक हेलिक्स जो है ना, ये एक हेलिक्स यूं करके इसे मैंने ऐसे खोल के यूं लंबा दिखाया हुआ है, और इस दूसरे हेलिक्स को मैंने यहाँ पर खोल के लंबा दिखाया हुआ है। ये दोनों ज्वाइंट होकर यूं घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको अच्छे से खोल के दिखाया, यहाँ पर ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब हम जानते हैं कि जो एक हेलिक्स है वो बना हुआ है, हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं तो वो एक हेलिक्स बना रहे हैं, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड भी मिल रहे हैं तो वो हेलिक्स बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ना बॉन्ड के जरिए आपस में ये अटैच है, ठीक है ना, ये ऐसे अट्रैक्शन हुई है, कौन सी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान, ठीक है। ऐसे ये हमने डिस्कस कर
दिया था कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए अट्रैक्शन हुई हुई है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अब यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर लगा हुआ है ग्वानाइन और यहाँ पर लगा हुआ है साइटोसाइन। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बोथ हेलिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनाइन लगा है तो उसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें थाइमाइन ही लगा हुआ होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस पे। इसी तरह से अगर एक के सामने ग्वानाइन है तो उसके साथ साइटोसाइन ही लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक हेलिक्स है या हमारे पास दूसरा हेलिक्स है। सपोज करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा और ये तीसरा, ये आपस में अटैच है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए। यहाँ पर जो हमने एक न्यूक्लियोटाइड में बेस लगाई है वो कौन सी, ग्वानाइन, यहाँ पर थाइमाइन और यहाँ पर वापस ग्वानाइन। यहाँ पर साइटोसाइन, एडेनाइन और साइटोसाइन इस वाले हेलिक्स में लगी हुई है, एक हेलिक्स और ये वाला दूसरा हेलिक्स ऐसे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अब हमने अभी देखा है कि ग्वानाइन के साथ हमेशा जो है ना ये दोनों, ग्वानाइन के सामने हमेशा क्या लगी होगी, साइटोसाइन, हमें पता है, ठीक है। ग्वानाइन के सामने हमेशा क्या लगेगी, साइटोसाइन लगेगी और इसी तरह से एडेनाइन के सामने थाइमाइन लगेगी, इसी तरह से साइटोसाइन के आगे ग्वानाइन लगेगी। ये बात ये इन्होंने अपने दूसरे स्ट्रक्चर में कही और हमें पता है कि यहाँ पर ये दोनों हेलिक्स आपस में अटैच होंगे एक बॉन्ड के जरिए। अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा बॉन्ड होता है, कि वो अट्रैक्शन होती है, फिर उसके बाद जब ये पूरे हेलिक्स बन जाते हैं उसके बाद वो गोल घूमते हुए ऐसे सीढ़ी तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद इन्होंने इसी में दूसरा पॉइंट आगे जो कहा वो ये कहा कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास ये जैसे हमारे पास जानते हैं कि हमारे पास सीढ़ी कुछ इस नमूने की होती है, तो हमारे पास ये जो दो स्ट्रेट लाइन होती है हम इन्हें क्या कहते हैं, अपराइट्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हम इसे क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। तो हमारे पास इसी तरह की डीएनए जो है एक लेदर लाइन, एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अपराइट्स भी होते हैं और रंग्स भी होते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको बनाए हुए दिख रहे हैं ये तो अपराइट्स है। अब यहाँ पर ऐसे अट्रैक्शन होती है बीच में और ऐसे ही अट्रैक्शन होगी और यहाँ पर ये रंग्स बन रहे होते हैं इस टाइप के, ठीक है। अभी हम वो देखते हैं कैसे। जब हमने इसे खोल के देखा, हमने देखा कि हमने दो अपराइट बना लिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है इस पॉइंट में कि अपराइट जो होते हैं वो कौन बनाते हैं, शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। हमारे पास शुगर ये रही, फॉस्फेट ये रहा, शुगर ये रही, फॉस्फेट ये रहा। ये जो इतना इतना स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास क्या बन रहा है, अपराइट बन रहा है, ठीक है। इस तरफ का अपराइट भी ये रहा, ठीक है। ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना हमारे पास सीढ़ी में, ये जो है डीएनए में कौन बनाते हैं, शुगर और एक फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये हमारे पास अपराइट बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास सीढ़ी में हमें पता है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, रंग्स जिन्हें हम कहते हैं। ये रंग्स हम कौन बनाता है, कैसे देता है, ये हमें बनाता है नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस बची है ये रंग बनाएंगी। ये कैसे बनाएंगी, ये एक हेलिक्स एक अपराइट दूसरे अपराइट से जुड़ा होगा, किसके जरिए, नाइट्रोजनस बेस के जरिए, जो कि रंग बनाएंगी। इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी ऐसे करके। हमने देख लिया कि यहाँ पर ये जो हमने देख लिया कि ये जो है अपराइट्स ये कौन बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट बना रहा है, शुगर फॉस्फेट। ये जो हिस्सा ये अपराइट्स है हमारे पास दोनों। अब हमने देखना है कि हमारी जो सीढ़ी है उसके हमें रंग्स भी तो बनाना है ताकि हम ऐसा इसके ऊपर चढ़ते हुए जाएं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास ये जो इस हेलिक्स के नाइट्रोजनस बेस बचे हैं और इस हेलिक्स के भी नाइट्रोजनस बेस बचे हैं, ये हमारे पास बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाएंगे और आपस में ऐसे रंग्स बन जाएंगे। अभी हमने देखा था कि ग्वानाइन के साथ हमेशा 3 बॉन्ड बना के साइटोसाइन अटैच होगी और एडेनाइन के साथ डबल बॉन्ड बना के थाइमाइन अटैच होगी। तो यहाँ पर ये जो रंग्स बनते हैं, ये जो दो नाइट्रोजनस बेस बनती हैं, थर्ड पॉइंट में वाटसन और क्रिक ने लिखा कि बोथ हेलिक्स ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ज्वाइन होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे मैंने 3 डॉटेड लाइन दी है, कहीं पे मैंने 2। तो यहाँ पर मैंने आपको भी बताया कि ग्वानाइन के साथ साइटोसाइन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि ये 3 बॉन्ड क्या शो हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और ये डबल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें 2 है और साइटोसाइन और ग्वानाइन में 3 है। तो जहाँ जहाँ पे साइटोसाइन के सामने ग्वानाइन लगी है वह 3 डबल बॉन्ड
क्या बना रहे हैं, रंग्स बना रहे हैं हमारे हेलिक्स के, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के। ये सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बन गया, आपको अभी दिख रहा होगा आसानी के साथ। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस कर लिया आसानी के साथ कि पहला तो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, एक हेरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हेलिक्स, एडेनाइन के सामने थाइमाइन लगेगी, साइटोसाइन के सामने ग्वानाइन ही लगेगा हमेशा, और दोनों हेलिक्स ज्वाइंट होंगे किसके जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहीं पे ट्रिपल होंगे और कहीं पे डबल होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड और नाइट्रोजनस बेस ही रंग बनाएंगी हमारे पास, और अपराइट्स कौन बनाएंगे, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये बात आपको आसानी के साथ फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो आपको आसानी से डीएनए का मॉडल याद हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और बेसिक चीज है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि ग्वानाइन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और एडेनाइन भी हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर, जबकि साइटोसाइन और थाइमाइन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको बताया। अब आप जानते हैं कि अगर आप सीढ़ी के एक तरफ, इस तरफ ये सीढ़ी है, इस तरफ अगर ज्यादा वजन दे दें तो बंदे को गिरने का खतरा नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर डीएनए को भी तो हमें बैलेंस रखना है, तो ये बैलेंस कैसे रहेगा, नाइट्रोजनस बेस की वजह से। नाइट्रोजनस बेस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डीएनए को बनाने में। अब हम देखें कि यहाँ पर इस वाले में जो ग्वानाइन लगी वो डबल रिंग है और इस सब सिंगल रिंग है। अगर हम नीचे भी इधर सिंगल लगाते जाएं, ठीक है, और उधर डबल लगाते जाओ, उससे वजन ज्यादा नहीं हो जाएगा और एक दफा ये सीढ़ी टूट के गिर जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो हमने क्या किया, इधर डबल रिंग लगाया और इधर सिंगल रिंग वाला साइटोसाइन लगाया। तो हमें नीचे भी क्या करना है, इस तरफ हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर सिंगल, ऐसे यहाँ पर सिंगल है और वहाँ पर डबल है। कभी ऐसा हो सकता है 2 डबल आ सकते हैं, लेकिन वो नीचे जाके आराम से बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंसिंग भी जरूरी होती है। तो हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस होती है जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को बैलेंस करती है। और उस साइड डबल बॉन्ड लगा है तो इस साइड भी कहीं पे डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर लगा होगा, ताकि डीएनए का स्ट्रक्चर आराम से बैलेंस हो जाए। तो ये थी एक बहुत ज्यादा बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है 1.15 में, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्वानाइन डबल बॉन्ड है और साइटोसाइन डायरेक्ट से बना हुआ है, वो सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से एडेनाइन लगा है वो डबल बॉन्ड है और थाइमाइन सिंगल रिंग है। इसी तरह से वापस से ग्वानाइन लगा है वो डबल बॉन्ड है और साइटोसाइन सिंगल है। इसी तरह से ये चीज जो है आपस में बैलेंस हुई हुई है। जितने इधर डबल होंगे उतने ही इधर डबल होंगे, जितने उधर सिंगल रिंग होंगे इधर भी सिंगल रिंग होंगे। ये बात लाजमी याद रखें आप लोग। अब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब वो कैसे अपोजिट होंगे ये हम देखते हैं। एक चेन जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, दूसरी चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या है। ये कार्बन की पोजीशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हेलिक्स बनाए हमने, ठीक है। ये वाले हेलिक्स में नोट कीजिए सबसे ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लगा है, जाहिर सी बात है हम कोई चीज़ बनाना शुरू करते हैं तो ऊपर से अगर कोई मोतियों की चेन है तो ऊपर से नीचे हम शुरू करते हुए जाएंगे ना। तो इसी तरह से ये एक जो है मोती की चेन है या सीढ़ी है जिसे हमने ऊपर से नीचे जोड़ते हुए जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगाया, उसका हमेशा एक 5 प्राइम वाला एंड यहाँ पर जिस पे फिक्स कार्बन पे पेंटो शुगर के फिक्स कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है वो यहाँ पर एक फ्री रहेगा। मतलब फ्री का मतलब है यहाँ पर ऊपर कोई नाइट्रोजन ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरा तो आके नहीं लगेगा ना। अब हम जो जोड़ेंगे वो उसके नीचे ही तो जोड़ेंगे ना। 3rd कार्बन पे पेंटो शुगर की मैंने आपको बात अभी अच्छे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये नया न्यूक्लियोटाइड हम पेंटो शुगर के 3rd कार्बन पे जोड़ेंगे तो ऊपर 5 कार्बन फ्री रह गया। और जब हम इस हेलिक्स को नीचे लाकर खत्म करेंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी खत्म होगी है या डीएनए बनता ही चला जाएगा, नहीं ना, कभी तो टूटेगा बनना। तो यहाँ पर जब लास्ट न्यूक्लियोटाइड बचेगा हमारे पास, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 कार्बन पेंटो शुगर का फ्री रहेगा। अब यहाँ पर आगे नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं लग रहा
तो यहाँ पर पहली जो चेन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक चल रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमने बैलेंस करने के लिए अगर हम आगे एक और ऐसी चेन बिल्कुल आगे यूं करके लगा देते तो हमारे पास दोनों नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट हो पाती क्या? नहीं हो पाती। तो हमने क्या किया, उस चेन को हमने उल्टा करके लगा दिया ताकि हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस इस तरफ आ जाए और दोनों नाइट्रोजनस बेस आराम से आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने उस चेन को उल्टा किया तो हमारे पास 3 प्राइम वाला एंड फ्री बचा है और नीचे ऐसे ही 5 प्राइम वाला एंड नीचे खाली बचा है। तो यहाँ पर यही बात ही कहना चाह रहा है कि डीएनए में एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रही होती है और दूसरी चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम चल रही होती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ होता है। जाहिर सी बात है दोनों चेन को हम ऐसे इस वाले अरेंजमेंट में चला दें तो रंग्स तो बनेंगे ही नहीं, नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्ट कैसे होंगी? एक ऐसी बना दे और आगे भी ऐसी बना दे, उस तरफ चली जाएंगी नाइट्रोजनस बेस, कनेक्ट ही नहीं होंगी। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, उस चेन को हमने ऐसे ही उल्टा कर दिया ताकि आपस में वो दोनों आसानी के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल लास्ट के कुछ 2 पॉइंट बचे हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको फेडरल की बुक से बता रही हूँ। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इस बात का ये मतलब है कि 2 हेलिक्स हैं, यहाँ से लेकर उस हेलिक्स के एंड तक का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बना के भी दिखा दिया है कि इस हेलिक्स के एंड से उस हेलिक्स के एंड तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है 20 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद यहाँ पर आपके पास लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। सबसे पहले तो हम डुप्लेक्स समझ लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, तो डुप्लेक्स बोला है हमने ये। ईच टर्न, यहाँ पर ये जिस टर्न से पॉइंट से शुरू हुआ है वहाँ पर ये उस पॉइंट पे आके खत्म हुआ है। एक टर्न चला है, जैसे जिस रास्ते से शुरू हुआ था ऐसे ही घूमना शुरू किया। जाहिर सी बात है कोई चीज़ हम घुमाते हैं कोई चीज़, ये सर्किल है, यहाँ पर आके वापस खत्म हुआ ना ये सर्किल, अब दूसरा टर्न शुरू होगा ना ऐसे ही, तो ये ऐसे ही टर्न शुरू होते जाएंगे। जैसे कि ये 8 है, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ पे लाके खत्म किया, ये एक टर्न खत्म हुआ, अब यहाँ से दूसरा टर्न शुरू होगा ना। ऐसे ही डीएनए में जो है ये ऐसे डीएनए में जो है ये टर्न लगे हुए होते हैं, जहाँ पर आके जहाँ से चलते हैं वहीं पे आके खत्म होता है एक टर्न। इस एक टर्न को हमने क्या नाम दिया है, मतलब डुप्लेक्स का जो एक टर्न है इसमें ये बात करना चाह रहे हैं कि 10 बेस पेयर है हमारे पास। पता है ये एक बेस है, ये दूसरी नाइट्रोजनस बेस है, ये रंग जो बन रहा है, ये जो अट्रैक्शन है बीच में, ये नाइट्रोजनस बेस बना रही है ना। तो ये एक इस वाले न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस है, ये उस वाले न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस है। तो ये आपस में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई है। तो मतलब ये एक बेस पेयर है, बेस का एक पेयर है, ये दूसरा बेस का पेयर है, ये तीसरा बेस का पेयर है। इसी तरह एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, आप यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें एक्स्ट्रा फेडरल की बुक में लिखी हुई है कि जो एक टर्न है इसमें 10 बेस पेयर है, इसकी लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। एक बात ये लिखी हुई है और एक और बात ये लिखी हुई है कि ये जो फासला है ना एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के दरमियान ये कितना है 0.34 नैनोमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जानते हैं कि 2 हेलिक्स हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 हेलिक्स हैं। एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो वहाँ पर कितनी दी हुई 1 नैनोमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर 2 हेलिक्स जब ज्वाइन होंगे तो उनकी दूसरे हेलिक्स की भी कितनी हो गई 1 नैनोमीटर, मतलब 2 नैनोमीटर हो गई। समझ आ गई होगी बात यहाँ पर आपको आसानी के साथ। तो ये था हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने देख लिया डीएनए का टॉपिक। इसके बाद हमारे पास है आरएनए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। और वहाँ पर हम सीखेंगे कि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करना शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बिल्कुल डिटेल के साथ डीएनए का मॉड्यूल हमने डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को समझा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।